जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट ग्लोबली हिला है और इन्वेस्टर्स का 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? क्यों इतना बड़ा मार्केट में शेकअप देखने के लिए मिला? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, आखिर इतने बड़े ग्लोबल मार्केट शेकअप का क्या आप कारण देख रहे हैं? किस वजह से इतना बड़ा झटका मार्केट को लगा है और इतने बड़े स्तर पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये नुकसान झेलना पड़ा? देखिए, जीडीपी नंबर्स भारत का बहुत अच्छा है, 8.2%। उसके बावजूद भी आप ये देख रहे हैं कि आज भारतीय स्टॉक मार्केट में रिलेंटलेसली सेलिंग हुआ है, जिसके कारण इन्वेस्टर वेल्थ गई है 7 लाख करोड़। जो भारत का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 471 लाख करोड़ है। वो गिर के आज 464 लाख करोड़ हो गया है। रीजन क्या है? सब लोग यही सोचने में पड़ गए हैं कि रुपया लुढ़क रहा है और रिलेंटलेसली मार्केट में चल रही है। जीडीपी नंबर्स अच्छे आ गए हैं। इनकम टैक्स की लिमिट जो है 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट ने इतनी रियायत दी है जीएसटी के अंदर, जिसमें 12 और 28% का जो स्लैब है वो हटा दिया है। 12% का जो स्लैब था उसको 5% में कर दिया है। 28% वाला स्लैब में जितनी आइटम्स थी उन सबको 18% में डाल दिया है। उसके बावजूद भी कंटिन्यूअसली रिलेंटलेस सेलिंग हो रही है एफआईआई की। सबसे बड़ा रीजन है अंबर जी कि जापान के अंदर जो उनका यील्ड होता था वो 0% होता था, मतलब इंटरेस्ट रेट वो यूज्ड टू बी 0%। वो अब हो चुका है 2.94%। एक तरह से इसको बोलते हैं, लोग बोलते हैं ग्लोबल फिनेंशियल अर्थक्वेक बोलते हैं। पहले क्या होता था, जापान से लोग 0% में पैसा ले लेते थे, फिर वो इन्वेस्ट करते थे यूएस मार्केट में, वो इन्वेस्ट करते थे इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया और चाइना, वो सब जगह इन्वेस्ट करते थे, क्रिप्टो में करते थे, बॉन्ड मार्केट में करते थे। सडनली क्या हो गया है कि जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, जो ये येन का जो इसको बोलते हैं येन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड, वो एक तरह से अनप्रॉफिटेबल हो गया है। अब लोगों को पैसा तो चुकाना पड़ेगा, अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं। ये जो येन कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है ग्लोबल मार्केट में, ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का है। सोचिए, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स इतनी बड़ी अमाउंट है। सबसे बड़ा बात यह है कि जैसे अभी येन, इसके कारण येन स्ट्रेंथन हो रहा है। और आप ये भी देखेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड के अंदर स्टॉक मार्केट गिरते जा रहे हैं। सेकेंड, आप ये देखिए कि जैपनीज जो है, जैपनीज इन्वेस्टर्स जो हैं, जिन्होंने पैसे बाहर लगा के रखे हैं, और बाकी भी इन्वेस्टर्स हैं, ये अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं और वो गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड आर बाइंग गोल्ड कंटिन्यूअसली। कहीं ना कहीं ग्लोबल स्टॉक मार्केट में वो बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई है। देखिए, भारत के अंदर भी आप देख लीजिए, भारत की जीडीपी है 330 लाख करोड़ की, या 340 350 लाख करोड़ की हो जाएगी। हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन कितनी है? 464 लाख करोड़। तो इतने ये जीडीपी का 130% है। कहीं ना कहीं ये सब जो फिगर्स है ना, ये एक तरह से एक एम्बिग्विटी वाला चीज बताते हैं। और अमर जी, सबसे बड़ा बात है कि जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो ले ऑफ हुआ है, अमेरिका में अभी एक फिगर आए हैं जिसमें बताएं कि ग्रेट डिप्रेशन जो 1935 में हुआ है, उसके बाद सबसे बड़ा वहां पर लोगों को निकाला गया है दिस ईयर, क्योंकि एआई की वजह से हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी सरकार में बहुत लोगों को हटाया है, जिसके कारण। और यूएस के अंदर अभी जो वहां पर जो 45 to 47 डेज जो वहां पर लॉकडाउन चला था, मतलब एक तरह से शटडाउन हो गया था। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कंज्यूमर्स जो हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके पास पैसे नहीं थे। 10% ऑफ अमेरिकन वर्कफोर्स के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण डिमांड गिरा है। और थ्रेट ऑफ रिसेशन, रिसेशन मतलब ऐसा है कि 2 क्वार्टर नेगेटिव ग्रोथ रेट आता है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। अमेरिका के अंदर वो एक तरह से रियल प्रोबेबिलिटी लग रही है, जिसके कारण वो वहां पर जो स्टॉक मार्केट है सब जगह से निकल रहे हैं। क्योंकि जो एआई मार्केट है, जो एआई के अंदर भी बोला गया था, बहुत लोगों ने चेतावनी दी थी, हमने भी पहले बताया था एआई बबल के बारे में। इसके कारण आप देखिए लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट एंड अदर थिंग्स। अब ऐसा है कि जो अभी 2 दिन बाद दिसंबर 10 तारीख को यूएस अपना जो फेड रेट है वो कट कर सकता है।
इसके अंदर क्या होगा कि अगर फेड रेट कट नहीं करते हैं तो ग्लोबल लिक्विडिटी एक तरह से टाइटन हो सकती है। फिर बाद में जो एफआईएस है जो भारत के अंदर अभी बेच रहे हैं वो और बेचेंगे और उसके कारण निफ्टी और गिरेगा। और एक और एक चीज है जिसके कारण अब लोगों को ये भी लग रहा है कि रुपया जो है वो 90 के पार पहुंच चुका है। 8.2 ग्रोथ रेट होने के बावजूद भी रुपया अगर 90 के बाद पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, हमेशा मैंने यही बोला है कि आपको अगर इंपोर्ट करना है तो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस के लिए आपका रुपया, आपको ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो ही काम होगा, नहीं तो काम नहीं हो सकता। दिस इज द थिंग आई हैव बीन सेइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम दिया है, सब चीज बढ़िया है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ पर असेंबल करके इसके अंदर एक वैल्यू एडिशन करके बेचा जा रहा है। अल्टीमेटली तो आप जो ये सब चीजें हैं वो इंपोर्ट ही कर रहे हो। गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम दी है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही है, पर इसका बेनिफिट हमको अभी नहीं मिल रहा है, वो हमको बेनिफिट मिलेगा 2027 में। तो कहीं ना कहीं इन द मीन टाइम आप जो कर रहे हो, आप इंपोर्ट्स, आपका बिल बढ़ रहा है, जिसके कारण रुपया भी एक तरह से गिरता जा रहा है और वो 90 के पार पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं ये 93 टू 95 भी पहुंच सकता है। सेकेंड, आप ये देखिए कि गोल्ड इंपोर्ट्स भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। जो अक्टूबर के फिगर्स आए थे, जो उसके अंदर बताया गया था कि गोल्ड इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हुए थे, जिसके कारण रुपए के ऊपर और प्रेशर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील, ये ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण सेंटीमेंट हमारा जो है वो एक तरह से रिवर्स हो सकता है। अब भारत को देखना पड़ेगा कि अगर अमेरिका के साथ अगर आपको दोस्ती करनी है, अगर आपको काम करना है, तो भारतीय गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं, मेरा ये मानना है कि मार्केट के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए मोदी सरकार को कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे। आप अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आप 3.5 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो आपको मार्केट रियलाइजेशन एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। अब ये कैसे किया जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने हम अपना जो, अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने हम स्ट्रांग पोस्चर रख के कर पाएंगे? क्या ये जरूरी है कि क्या हम उनको एक तरह से बहला फुसला के हम दोनों जगह से बेनिफिट ले, हम रशिया से भी बेनिफिट ले, ईयू से भी बेनिफिट ले और अमेरिका से भी बेनिफिट ले? वो क्या करना पड़ेगा, वो सरकार को देखना है ये कैसे मैन्यूवर करना है। पहले भारत सरकार ने किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मेरा ये मानना है ये पॉसिबिलिटी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप कर सकते हो। बट एक चीज है कि ये एक बहुत टफ समय आने वाला है और अगले 1 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग लग रही है मुझे। और आज जिस हिसाब से सेलिंग हुई है, लोग बोल रहे हैं सुनामी ऑफ सेलिंग। पोर्टफोलियो एक तरह से डाउन है, निफ्टी जो है वो ऊपर गया था और पोर्टफोलियो डाउन होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने वक्त रहते भी इतनी सारी जो रियायतें दी हैं, उससे भी स्टॉक मार्केट संभल नहीं पा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को अभी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स को रिवर्स करने की जरूरत है। अभी एक और एक चीज न्यूज आया है कि रशिया का जो सेबर बैंक है, उसने उनको बोल दिया है कि आप भारत के स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अमर जी, सबसे अच्छी खबर है कि इससे क्या होता है कि रशिया जो हमसे, हम जो रशिया से ट्रेड करते हैं, उसके अंदर हम रशिया को बेचते हैं $5 बिलियन का, हम उनसे खरीदते हैं $63 बिलियन का। तो जो ट्रेड डेफिसिट है $58 बिलियन, हम उनको डॉलर में पेमेंट नहीं करते, तो रशिया के पास एक्सेस रुपीस पड़ा है। अब भारत ने एक तरह से रशिया के साथ अभी उन्होंने एक करार साइन किया है, जिसके कारण रशिया की जो रुपया पड़ा है रशिया के पास, एक्सेस रुपीस उनके वॉस्ट्रो अकाउंट में, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट में, उसको वो यूज कर सकते हैं कि वो भारत के अंदर जो टॉप 50 निफ्टी स्टॉक्स है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक और एक चीज है कि रशिया जो है भारत की जो कंपनीज है, भारत की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको भी लेंड कर सकते हैं, गवर्नमेंट के इक्विटी बॉन्ड्स में भी लेस रेट्स कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलेगी। पर देखने वाली बात है, ये जो फिगर है अराउंड $60 बिलियन का है और उसमें कितना इन्फ्लोज आएगा वी डोंट नो। सेकंड, एक और एक चीज है, आपके ही शो पे नरेश जी ने बताया था कि जो जीएसटी फिगर थे अप्रैल के, वो 2,37,000 करोड़ थे। और वो नवंबर में जो फिगर आया 1,70,000 करोड़ आया। मानता हूं कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट सब कट किया है,
पर जो बॉयंसी है, जो गवर्नमेंट जो मार्केट में दिखनी चाहिए, कहीं ना कहीं कंजम्पशन का एक तरह से प्रॉब्लम नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट ओवर हीटेड नजर आ रहे हैं। जितने भी जो अभी इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आ रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए, उसके अंदर जो प्रमोटर्स है, इट इज ऑफर फॉर सेल। मतलब प्रमोटर्स, एंकर इन्वेस्टर्स और जो सीड इन्वेस्टर्स है, उनको एक तरह से एग्जिट रूट दे रहे हैं। कंपनी के अंदर, इसके अंदर कोई वो पैसा यूज नहीं करेंगे कंपनी के डेवलपमेंट में। जिन्होंने अभी समझ लीजिए 5 साल पहले 1 करोड़ लगाया था, उनको 10 करोड़ मिल रहा है, तो उन लोगों को बेनिफिट हो रहा है। इसके कारण भी बहुत ज्यादा एक तरह से स्पेक्यूलेशन हो रहा है, इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, जिसके कारण एक तरह से भारत के अंदर रिलेंटलेसली सेलिंग आ रही है। और दिसंबर के अंदर एनीवेज हमेशा होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन आता है। जनरली वो आता है थर्ड वीक या फोर्थ वीक में, पर इस बार ये सेकेंड वीक में ही चालू हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को अभी भी एक तरह से रुक के एक बार काम करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगा, भारत का मार्केट अच्छा भी है, और 2026 में फ्रेश एलोकेशन भी होगा। बट वैल्यूएशंस जो है, जैसे आपके शो पे बताया था, जैसे मैंने भी पूछा था, डिफेंस है, शिपिंग है, फिर बाद में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर की बात की गई थी, इंफ्रा की बात करी थी, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हुई थी। कुछ सेक्टर्स ही चलेंगे, सारे सेक्टर्स नहीं चलने वाले। सेकंड, आप ये भी देखिए कि भारत के अंदर अभी जो इन्वेस्टर्स है, दे हैव टू अलोकेट देयर पोर्टफोलियो इनटू गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि सेंट्रल बैंक से आपको एक तरह से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि मार्केट में थोड़ा-सा इन्वेस्टर्स को के अंदर थोड़ी-सी हलचल मच जाती है, जब भी मार्केट में इस तरह का कोई उछाल नज़र आता है। और उमेश जी, वैसे भी ग्लोबल मार्केट को लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स ने कई सारी जो वार्निंग्स हैं वो दी हैं कि आने वाले समय में जो मार्केट है, वो ज़्यादा हिल सकता है। तो और ऑफ कोर्स उस दिन नरेश जी ने भी कई सारे सुझाव दिए थे। इन सबको देखते हुए क्या सेफ एक तरीका लग रहा है इन्वेस्टर्स के लिए? क्योंकि आप सुझाव देते रहते हैं, लोग आपसे सुझाव माँगते हैं। देखिए देखिए इतनी सारी पॉजिटिव खबर है। हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, मतलब हम जीएसटी कलेक्शन को मेंटेन कर पा रहे हैं। इकोनॉमी भी अच्छी परफॉर्म कर रही है, हाई जीडीपी है 8.2% का। उसके बाद देखिए इन्फ्लेशन नंबर्स भी लो है, जो ऑफिशियल आ रहे हैं। और जीएसटी के अंदर भी रैशनलाइजेशन हुआ है, इनकम टैक्स के अंदर भी बेनिफिट दिया है। उसके बावजूद रिलेंटलेस सेलिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से भारत को पनिश करने का भी एक तरह से तरीका हो सकता है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि भारत की इकोनॉमी है 3.5 टू 4 ट्रिलियन डॉलर, पर जो ग्लोबल हेज फंड्स है, जैसे ब्लैकरॉक है, द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज 12.8 ट्रिलियन डॉलर, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो वो एक तरह से कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर भारत को पनिश करने के लिए ट्रेड डील नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं हमने रशिया के साथ जो समझौते किए हैं, मेरा ये मानना है कि अमेरिका हमसे बदला ले रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से भारत को पनिश करने का सोच लिया है। क्योंकि हमने उनकी शर्तें नहीं मानी है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ईटीएफ एग्रीमेंट, एफटीए एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ, 14 कंट्रीज के साथ हम साइन कर रहे हैं। हम लोकल करेंसी में भी ट्रेड की कर रहे हैं। पर अल्टीमेटली आप ये देखिए कि जो फंडा है यूएस के पास, जो उनके हेज फंड्स है, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल वो कंट्रोल करते हैं, उनसे एक तरह से आपको एक तरह से सावधान रहने की जरूरत है। जब तक ये ट्रेड डील नहीं होती है, तब तक प्रॉब्लम बने रहेंगे। और अगर ट्रेड डील हो जाती है, मार्केट में एक तरह से जो सेलिंग है वो थम जाएगी। और मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी ठीक करने की जरूरत है। ऐलान बहुत हो रहे हैं, पर कार्य होना चाहिए। एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं आप कमी देख लीजिए। भारत के अंदर आप ये देखिए कि इंडिगो एयरलाइंस का जो फियास्को चल रहा है, वो भी क्या तो वो मैनमेड है, क्या उसको अदृश्य राज्य ने किया है, गवर्नमेंट कैसे डील करेगी। देखिए समझदारी वो होती है कि आप क्राइसिस को अवॉइड करते, क्राइसिस होने के बाद आप उसके ऊपर टफ एक्शन लोगे और फिर बाद में ठीक करोगे। ये पहले क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात ये है। इससे पहले आप देखिए कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है,
उसकी भी दुबई एयर शो में वो क्रैश हुआ था। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये जो है एक इंटेंशनल सैबोटाज भी हो सकता है। भारत सरकार को एक तरह से देखने की जरूरत है कि और क्या सेक्टर्स में हो रहे हैं, उसको रिड्रेस करने की जरूरत है। कैपिटल आउटफ्लो होता जा रहा है, लोग भारत की जो मिलियनर्स है भारत की सिटीजनशिप छोड़ के दुबई जा रहे हैं, क्योंकि जब कैपिटल मूव होता है ना अंबर जी, उसके बाद तो आप देखिए देश के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप कितनी भी बात कर लीजिए, अल्टीमेटली यू नीड टू अट्रैक्ट कैपिटल, और आप कर सकते हो, आपको समझने की जरूरत है। और कभी भी आप ये है कि जब समझदारी वो होती है कि आप बिना कुछ बोले अपना काम निकाल लो, वो जरूरी है। जस्ट हम भले ही हम विश्व महागुरु बनने की बात कर सकते हैं, आप 4 ट्रिलियन में रह के महाविश्व गुरु बनने की बात नहीं कर सकते जब तक आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होता है। हम बहुत बात करते हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, पर आप देख लीजिए ड्रोन के अंदर, आप देख लीजिए टर्की ने जो काम किया अभी तक हम नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शनल ट्रेन मैन पावर है। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू डू इट। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अस, टू मच ऑफ जो है, आप बहुत ज्यादा पहले से ही बोल देते हो और डिलीवरीज नहीं आती है। इसके कारण आप देखिए कि लोग भारत की जो बातचीत है वो बोलते हैं आप एग्जीक्यूशन कैपेसिटी दिखाइए। अभी आपको साइलेंस में काम करने की जरूरत है, एक तरह से इकोनॉमी में ध्यान देने की जरूरत है, खर्चे को नियंत्रण करने की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को एक तरह से समझाने की जरूरत है कि देश के अंदर आप वैसे का आप और एक और एक चीज है, भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जिनका जो टैक्स 25% कर दिया था, आज इंडिविजुअल्स जो है 33% टैक्स भरते हैं, प्राइवेट कंपनीज 25% टैक्स भरते हैं, उसके बावजूद भी भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और सब लोग जो है चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पर मेक असेंबल इन इंडिया करके प्रॉफिट मार्जिन उनके 30-40% बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयज को वो पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको सैलरी हाइक नहीं कर रहे हैं, जो और एक चीज है, टॉप मैनेजमेंट अपना बोनस बढ़ा रहा है, अपनी सैलरी बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन भी चल रहा है। इंडिको के अंदर भी ये बात आई है, इंडिको के अंदर भी लोगों ने बोला है कि जो ग्राउंड स्टाफ है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। और इंडिगो के अंदर भी एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे ये कॉर्पोरेट्स भारत की जो जनता है, भारत के एम्प्लॉयज को कैसे एक तरह से वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये मेरा मानना है, ये एक तरह से कड़ा कदम लेने की जरूरत है ताकि ये कॉर्पोरेट्स जो है भारत की इकोनॉमी को एक तरह से होस्टेज नहीं रख सके। देखिए अभी आप मोनोपोली जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स में होती जा रही है। टेलीकॉम में देख लीजिए, वहां पर भी 3-4 प्लेयर्स ही है, पहले कितने लोग रहते थे। ये जो काम हो रहा है आज अगर ऐसे ही चलता रहा, अभी तो इंडिको तो स्टार्टिंग है, क्या बाद में सारे कॉर्पोरेट्स भारत को एक तरह से अपनी मनमानी करने के लिए ये सैबोटाज करेंगे? वी हैव टू थिंक ऑन दोस लाइन्स एज वेल। और सरकार को एक तरह से एक्ट करने की जरूरत है इसमें। अब ऐसा है कि इकोनॉमी पे ध्यान देने की जरूरत है, और जितना भी हो सके फालतू चीजें को के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करके इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉन्सेंट्रेट करिए, जिसमें आपको फायदा हो। आपको विश्व गुरु बनने के लिए आपको एक तरह से काम करने की जरूरत है। काम मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का पर अभी जो हमारा हिस्सा है अराउंड 15% है, उसको अ, उसकी जो मात्रा है जीडीपी में बढ़ाने की जरूरत है, यही मेरा मानना जी बिल्कुल, और बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। है। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद।